गाइस वेलकम टू केम शास्त्रा। आज एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। आज एक बहुत ही स्पेशल डे मेरे लिए बिकॉज टुडे इज़ माय बर्थडे। तो जो भी मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं मुझे कमेंट बॉक्स में आज बर्थडे के लिए विश कर सकते हो। सो टुडे जैसे मैंने बोला स्पेशल डे, ऑब्वियसली हर किसी के लिए अपना अपना बर्थडे स्पेशल डे ही होता है। सो यू कैन विश मी ऑन माई चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स, विश करो और फिर आज अपना एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं। आई नो आई एम गिविंग यू लेस वीडियोज लेस लेक्चर्स बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट, बट जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आई विल स्पीड अप द प्रोसीजर एंड आपको ज़्यादा लेक्चर्स एंड वीडियोज मिलेंगे। टिल देन जो भी आपको कंसेप्ट मिल रहा है, जो भी जितना मिल रहा है उतना इस चैनल से पढ़ लेना आप, और धीरे धीरे ऑब्वियसली कंटेंट बढ़ते जाएगा। सो आज हम लोग डिस्कस करने दैट इज गोइंग टू बी द 6th लेक्चर इन द सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द राउल्स लॉ। तो आज हम लोग राउल्स लॉ पढ़ने वाले हैं। क्या क्या देखेंगे इसमें? वेपर प्रेशर का कंसेप्ट देखेंगे एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली राउल्स लॉ सेज। तो आपको अगर याद है तो पिछला जो लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर नंबर 5th इन द सॉल्यूशंस कैटेगरी, वी हैव डिस्कस्ड द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उस केस में भी हम लोगों ने वेपर प्रेशर क्या होता है डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, बट दिस इज द काइंड ऑफ अ रिवीजन कि वेपर प्रेशर एग्जैक्टली क्या होता है, हाउ योर राउल्स लॉ वर्क्स इन द केस ऑफ वेपर प्रेशर कंसेप्ट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द एक्चुअल कंसेप्ट। पहले आज एक कंसेप्ट अपना पढ़ लेते हैं। सो एज बिफोर गोइंग अहेड विद द concept of Raoult's law, let's understand what exactly is a vapor pressure first. ठीक है, once again, so vapor pressure क्या होता है? यहाँ पे एक simple diagram है which represents a vapor pressure when a liquid in a closed container, जब एक closed container में जो liquid होता है, ठीक है, when there's a liquid in a closed container is in equilibrium with its vapors, ठीक है, तो जो liquid रहेगा in a क्लोज कंटेनर वो क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम किसके साथ? इक्विलिब्रियम में होता है। किसके साथ इक्विलिब्रियम में होता है? जस्ट अ सेकंड, मुझे थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ाने दो यहाँ पे। ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी इन इक्विलिब्रियम विथ व्हाट? विथ दी इट्स ओन वेपर्स। तो जो लिक्विड रहेगा, तो अभी यहाँ पे आप ग्राफ में देख, डायग्राम में दे सकते हो। यहाँ पे ये क्या है? ये जो ब्लू वन है, दिस आर दी मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस। ठीक है, सो दिस आर ऑल मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ योर लिक्विड। ठीक है, सो ये प्योर सॉल्वेंट का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जी। इसमें क्या होगा? तो इसके वेपर्स रहेंगे कि जो सरफेस लेयर, सरफेस पे मॉलिक्यूल्स रहेंगे, दे विल वेपराइज और वो बाहर चले जाएंगे। और जो ये वेपराइज मॉलिक्यूल्स है जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऑन द लिक्विड when they are going to be in equilibrium, ठीक है, that pressure exerted by the vapor, ठीक है, on its liquid is called its vapor pressure। तो जो ये लिक्विड है के मॉलिक्यूल्स है, वो जब वेपराइज होंगे, दे आर गोइंग टू बी इन द वेपर फॉर्म लाइक दिस। तो ये जो इक्विलिब्रियम होगा किसके बीच में? तो वेपर फेज एंड लिक्विड फेज के बीच में जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, मतलब जितने मैक्सिमम पॉसिबल वेपराइज होने थे मॉलिक्यूल्स उतने हो जाएंगे, नाउ दे आर इन इक्विलिब्रियम। तो कुछ वेपराइज होंगे, वापस वेपराइज जो हुए वो वापस लिक्विड फॉर्म में आएंगे। तो दे आर गोइंग टू हैव, दे विल अचीव एट अ वन पॉइंट, दे आर गोइंग टू अचीव द इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जब ये इक्विलिब्रियम अचीव होगा उसके बाद जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा ये जो वेपराइज मॉलिक्यूल्स है, दिस वेपराइज मॉलिक्यूल्स, द प्रेशर व्हाट आर गोइंग टू एक्सर्ट ऑन दिस लिक्विड सरफेस इज नथिंग बट द वेपर प्रेशर। ये एक सिंपल चीज आपको समझ में आनी चाहिए, बिकॉज अनटिल अनलेस यू नो व्हाट एग्जैक्टली इज अ वेपर प्रेशर, आप आगे बढ़ के कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, सो राउल्स लॉ क्या बोलता है, डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है, वो सब इमटेरियल है इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज अ वेपर प्रेशर। ठीक है, सो जब बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट अगर आपको पता होगा, मेल्टिंग पॉइंट का कंसेप्ट, वो ऐसे डेफिनेशन नहीं है कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज अ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन वो बच्चे वाला डेफिनेशन भूल जाओ कि व्हेन द लिक्विड बॉइल्स एट, ये वो छोड़ दो। इट्स अ सिंपल फंडा। बॉइलिंग के केस में क्या होता है, योर लिक्विड एंड वेपर प्रेशर जो होता है, वेपर जो रहता है, दैट इज द सेम मटेरियल इन द लिक्विड फॉर्म, द सेम मटेरियल इन द लिक्विड फॉर्म एंड द सेम मटेरियल इन द वेपर फॉर्म, दे अचीव इक्विलिब्रियम। ठीक है, so at that time when your vapor pressure of a vapor and your vapor pressure of a same material in the gaseous state and the vapor pressure of a liquid जब इक्वल हो जाता है, that time your material starts boiling, your substance starts boiling, so that's a basic definition। so ये सब वेपर प्रेशर का खेल है, आपका बॉइलिंग, मेल्टिंग, इट्स ऑल अबाउट वेपर प्रेशर। ओके, सो ये कंसेप्ट था अपना वेपर प्रेशर का। अभी आगे देखते हैं राउल्स लॉ क्या कहता है। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट definition of Raoult's law, then we will move ahead with what is its expression। ठीक है, so Raoult's law क्या बोलता है? It states that the partial vapor pressure, we are not talking about a vapor pressure, we are talking about a partial vapor pressure of any volatile component, किसी भी volatile component का जो partial vapor pressure रहता है of a solution is equal to the vapor pressure, okay, of a pure component। तो वो जब नाउ यहाँ पे प्योर कंपोनेंट मतलब क्या? वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विद द सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या होगा? यू आर नॉट गोइंग टू हैव अ प्योर कंपोनेंट। सॉल्यूशन में आपके पास प्योर कंपोनेंट नहीं होता, यू हैव अ टू स्टफ्स। ठीक है,
सो यू हैव अ सोल्यूट, समथिंग विल कम आउट एज अ सोल्यूट, एंड सोल्यूशन वो क्या रहेगा, यहाँ पे प्योर कंपोनेंट नहीं रहेगा सोल्यूशन में, एंड समथिंग इज गोना बी अ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे इट्स अ मिक्सचर। सो व्हेन इट इज अ मिक्सचर एट दैट टाइम वेपर प्रेशर सिर्फ एक चीज से नहीं आ रहा है, ठीक है। व्हेन यू आर हैविंग अ सॉल्यूशन, तो वेपर प्रेशर जो भी आएगा सॉल्यूशन का, दैट इज नॉट ओनली फ्रॉम द वन कंपोनेंट, इट इज कमिंग फ्रॉम द टू कंपोनेंट्स इफ इट इज अ टू कंपोनेंट सिस्टम। तो यहाँ पे जो आपको वेपर प्रेशर मिल रहा है, तो वो कंप्लीटली एक प्योर सॉल्वेंट का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन करो एक बीकर है, उसमें मैंने क्या किया, आई हैव एडेड टू कंपोनेंट्स, ठीक है। सो यहाँ पे इट्स अ टू कंपोनेंट सिस्टम वेर आई हैव एडेड कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, एंड बोथ आर वोलेटाइल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम क्या है पता है, कि इसके सरफेस के ऊपर सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स नहीं रहेंगे, इट विल बी मिक्सचर ऑफ बोथ द थिंग्स, ठीक है। सो ए के भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे एंड बी के भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे। सो इन दैट केस जो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रहेगा, दैट विल नॉट ओनली बिकॉज ऑफ ए, दैट विल बी बिकॉज ऑफ ए एंड बी। तो जो वेपर प्रेशर रहेगा सॉल्यूशन का, उसको मैं सिर्फ वेपर प्रेशर नहीं बोल सकता। व्हाई? बिकॉज वी नॉट अबाउट सिर्फ वेपर प्रेशर, वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। जब मैं अगर सपोज ए अलग बीकर में रह लेगा, बी अलग बीकर में लेगा, then I can talk about its vapor pressure. But when I am taking its mixture, which is basically a solution, जहाँ पे vapor pressure will be contribution from both the components, in that case I will call it as a partial vapor pressure. So इसमें आधा vapor pressure, suppose अगर मैं ये highlight कर रहा हूँ, ये dark वाले molecules है वो A के है, and जो dark वाले नहीं है that is a B का molecules. In that case the vapor pressure that is not going to be a complete vapor pressure. So जो total vapor pressure रहेगा that will be mixture of A से vapor pressure आता है वो, एंड बी से वेपर प्रेशर आता है वो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है। राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, जब व्हेन यू मेक दिस सॉल्यूशन ऑफ अ टू कंपोनेंट्स की जो दोनों भी प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट मतलब प्योर वोलेटाइल कंपोनेंट है, इन दैट केस जब वो सॉल्यूशन में आएंगे तो उनका जो वेपर प्रेशर रहेगा दैट विल बी एडिशन, ठीक है, नॉट एडिशन, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स प्योर कंपोनेंट एंड मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। अभी मोल फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट बेसिकली इज अ मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट आई डोंट नो व्हाई, बट स्टार्टिंग की आपके बुक से हटा दिया है। मोल फ्रैक्शन एक सिंपल कंसेप्ट है। फ्रैक्शन मतलब क्या, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, ठीक है। सो मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय एक्स, ठीक है। सो सपोज इमेजिन करो कि आपने ये बीकर में दो कंपोनेंट्स लिया, अब ए कंपोनेंट एंड बी कंपोनेंट, तो मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए क्या निकालेगा, तो इसमें इट इज अ सिंपल थिंग, ठीक है। इट्स अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है। ये सिंपल कंसेप्ट है मोल फ्रैक्शन का। तो कितना कितना फ्रैक्शन मतलब क्या, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 100, दिस इज नथिंग बट परसेंटेज मोल्स दैट यू आर फाइंडिंग आउट, ठीक है। सो हम लोग उसको परसेंटेज मोल नहीं बोल रहे हैं, हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट मोल फ्रैक्शन। सो वी आर जस्ट टेकिंग बिना मल्टीप्लाई 100 किए जो वैल्यू आ रहा है वो। तो Na मतलब नंबर ऑफ मोल्स, सपोज इमेजिन करो कि इसका नंबर ऑफ मोल्स ए के, इसका नंबर ऑफ मोल्स ए के, तो दिस इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 विच इज नथिंग बट 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। मतलब अगर 100 मोल्स रहेंगे टोटल, उसमें से 0.5 मतलब कितना, 100 का 0.5 कितना, 50 मोल्स विल बी मोल्स ऑफ ए, दैट इज व्हाट दे वांटेड टू टेल यू, ठीक है। सो मोल फ्रैक्शन आपको बेसिकली ये बोलता है कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना है। तो सिर्फ वेपर प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है पार्शियल वेपर प्रेशर, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि उसका मोल फ्रैक्शन कितना ना मोल्स प्रेजेंट है वो कंपोनेंट इन दैट सोल्यूशन। तो ये 1:1 हो सकता है, 1:2 हो सकता है, 1:3 हो सकता है, एंड ऑब्वियसली उस हिसाब से जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर इमेजिन करो, वापस सेम सिस्टम में ले रहा हूँ, सपोज सरफेस पे अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 मॉलिक्यूल्स है, अगर मैंने बोला द प्रपोर्शन इज 1:1, इसका मतलब 4 मॉलिक्यूल्स ए के रहेंगे, ठीक है, एंड 4 मॉलिक्यूल्स बी के रहेंगे। तो ऑब्वियसली द मोल फ्रैक्शन मैटर्स इन दिस केस। अगर यही अगर सपोज रहा 1:2 केस रहा, तो क्या होगा, सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आई पुट इट ओवर हियर, अगर 1:2 का रेशियो रहा तो दो मॉलिक्यूल 8 में से 3 4 5 6 7 8, इसमें से सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स विल बी ऑफ ए एंड बचे हुए 6 मॉलिक्यूल्स विल बी ऑफ किसका, विल बी ऑफ कंपोनेंट बी, ठीक है। सो ये 1:8 होगा, नहीं 1:4 होगा, क्या होगा 1:3 होगा, पता नहीं। अगर इसका दो मॉलिक्यूल्स है, टोटल कितना 8, सो दिस इज गोइंग टू बी 1/4, ठीक है। सो ये रेशियो रहेगा जब 1/4 रहेगा, ओके। तो ये चीज़ों को समझो, इसीलिए मोल फ्रैक्शन मायने रखता है, बिकॉज अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक का ज़्यादा ऊपर है ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा पार्शियल वेपर प्रेशर में। तो इसलिए मोल फ्रैक्शन मायने रखता है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी क्या फॉर्मूला रहेगा, इट इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एन बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज एन ए प्लस एन बी, ठीक है। सिंपल फंडा, आई रिपीटेड अगेन, व्हाट इज अ मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट। बोर्ड बहुत अपना बड़ा है, इनफाइनाइट बोर्ड है, चलते ही जाएगा आगे आगे आगे। आई रिपीटेड अगेन, जरा ध्यान देके सुनना प्रवचन में क्या बोल रहा हूँ।
mole fraction of A is gonna be equal to number of moles of A divided by total number of moles, that is a Na plus Nb if it's the two component system. Mole fraction of B is gonna be equal to number of moles of B divided by total number of moles, that is a Na plus Nb, right, for a two component system. Now अगर आपने ये दोनों को ऐड कर दिया XA plus XB, that is a mole fraction of A and mole fraction of B, what I'm going to get is Na divided by Na plus Nb, okay, प्लस क्या आएगा Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, राइट राइट, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो ये क्या हो जाएगा ऊपर Na प्लस Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम ही चीज है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, इट्स गोना बी इक्वल टू 1. सो XA प्लस XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज गोइंग टू बी ऑलवेज इक्वल टू 1. ये भी एक्सप्लेनेशन कहीं पे दिया हुआ नहीं और डायरेक्टली राउल्स लॉ बता दिया आपको कि राउल्स लॉ ऐसा वैसा नहीं होता, ठीक है. सो देयरफॉर व्हाट इज गोइंग टू बी XA इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 माइनस XB, और यू कैन से XB इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस XB इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस XA, ठीक है. तो ये मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट है, अच्छे से समझा है तो बोलो, नहीं समझा रिपीट वीडियो देखो, फिर भी नहीं समझा तो प्लीज पुट दैट इन द कमेंट बॉक्स कि सर नहीं समझा, प्लीज रिपीट इट, आई विल रिपीट इट वंस अगेन फॉर यू. ओके, मूविंग ऑन टू द एक्चुअल राउल्स लॉ, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है. राउल्स लॉ देखते हैं, अपना मेन काम राउल्स लॉ पे था, मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए ये सब बता रहा था, ठीक है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन विदाउट अंडरस्टैंडिंग मोल फ्रैक्शन यू कांट अंडरस्टैंड द एक्सप्रेशन ऑफ द राउल्स लॉ. So according to the Raoult's law, if P1 is the vapor pressure, what is the P1? P1 is the vapor pressure of a volatile liquid A1, ठीक है. So AB नहीं लिया यहाँ पे, A1 A2 लिया हुआ है, ठीक है. So you can say take AB or you can take 1 and 2, whatever it may be. So mole fraction, but that is a vapor pressure of a pure component, vapor pressure of a volatile liquid A1, that is a P1, and P2 is a vapor pressure, partial vapor pressure of a volatile liquid A2, right. सो इसका क्या होगा डेफिनेशन के हिसाब से, वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, दैट इज अ P1 इज इक्वल टू X1, दैट इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट फर्स्ट, ठीक है, एंड दिस इज अ इट्स प्योर वेपर प्रेशर, दैट इज अ व्हाट इट इज कॉल्ड, इट्स कॉल्ड जस्ट अ वेपर प्रेशर, ठीक है, ऑफ अ प्योर कंपोनेंट. दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड कंपोनेंट एंड दिस इज अ व्हाट वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर कंपोनेंट, प्योर सेकंड कंपोनेंट, ठीक है. सो P1 is equal to X1 into P10 and similarly P2 is equal to X2 into P20. So P1 and P2 are the partial vapor pressures of liquid A1 and liquid A2. X1 and X2 are their respective mole fractions for a respective liquids, and P10 P20 are their partial vapor pressures. Sorry, this is not a partial vapor pressure, this is just a vapor pressure of a pure liquid A1 and A2, ठीक है. So ये simple फंडा है, ठीक है, राउल्स लॉ का. अभी इसको और सिंप्लीफाई हम लोग कैसे कर सकते हो, सो वी कैन अप्लाई डाल्टन्स लॉ. सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, टोटल प्रेशर जो रहेगा, जैसे कि मैंने बोला आपको कि आपका जो ये बीकर है, इसमें इफ देयर आर टू कंपोनेंट्स A एंड B, तो वॉट एवर वेपर प्रेशर यू आर गोइंग टू हैव विल बी बिकॉज ऑफ द वेपर प्रेशर कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन ऑफ A and vapor pressure contribution from B. So what is going to be the total vapor pressure? It is going to be partial vapor pressure from A plus partial vapor pressure from B, because it's a two component system. So basically अगर total vapor pressure मुझे निकालना है तो that is going to be equal to partial vapor pressure of a first component plus partial vapor pressure of the second component. दोनों का हम लोगों ने ऊपर ही देखा हुआ है, P1 and P2 क्या है, P1 is equal to X1 into P10 according to Raoult's law, P2 is equal to X2 into P20. So that's why I can put it as यहाँ पे P1 की जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा X1 इंटू P10 एंड X2 के जगह पे मैं P2 के जगह पे सब्स्टिट्यूट करूंगा X2 इंटू P20. सिंस यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उन लोगों ने कि मोल फ्रैक्शन ये ऐसा फंडा है, बट भाई ये कहाँ से आया वो हम लोगों ने अभी जस्ट देखा हुआ है. एज यू नो X1 इज इक्वल टू, जो हम लोगों ने देखा था ना अभी, XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB, ठीक है, और आई कैन पुट इट एज X1 इज इक्वल टू 1 माइनस X2, ठीक है. सो X1 की जगह पे आप 1 माइनस X2 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. सो if you see this is the actual expression that we got based on the Dalton's law and the Raoult's law. So यहाँ पे X1 के जगह पे what I can put it as a 1 minus X2. So यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया उसको 1 minus X2 into P10 plus X2 into P20. इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो P10 multiply by 1 that is gonna be P10 and P10 multiply by X2 that is minus P10 into X2 plus X2 into P20 will remain as it is. अब इसको मैं रीअरेंज कर रहा है जस्ट, ये X2 इंटू P20 मैं आगे लेके गया विद प्लस साइन, सो X2 इंटू P20 माइनस क्या है P10 इंटू X2, सो जस्ट उसको रीअरेंज किया माइनस X2 इंटू P10 और ये जो है उसको लास्ट में डाल दिया. अभी इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, X2 विल कम आउट टू बी अ कॉमन थिंग. सो X2 मैंने यहाँ पे कॉमन निकाला,
ठीक है, एंड ब्रैकेट में आ गया P20 माइनस P10 प्लस P10। एंड ऑफ द स्टोरी। सिंपल सिंपल फंडा है, सिंपल फंडा है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, ओके, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है आपको, ठीक है। आई विल रिपीट इट वंस अगेन। डाल्टन्स लॉ के हिसाब से, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं डाल्टन्स लॉ के हिसाब से P इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर फ्रॉम अ फर्स्ट कंपोनेंट प्लस पार्शियल प्रेशर फ्रॉम अ सेकंड कंपोनेंट। पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या है? अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, इट इज x1 इंटू P10 प्लस P2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू x2 इंटू P20, राइट। ये समझा आपको? चमका यहाँ तक? यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है? ओके, ना मूविंग अहेड व्हाट यू हैव, मूविंग अहेड व्हाट वी हैव इन दिस केस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा अभी x1, व्हाट इज x1? यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ऊपर एक्सप्लेनेशन में, x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2, ठीक है। तो x1 की जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 1 माइनस x2 इंटू P10, ठीक है, प्लस P20 और x20, सॉरी x2 इंटू P20, ठीक है, इज इक्वल टू, ये P10 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, सो P10 इंटू 1 इज P10 माइनस P10 इंटू x2, ठीक है, प्लस P20 इंटू x2, इट्स वन एंड द सेम थिंग। x2 इंटू P20 लिखो या P20 इंटू x2 लिखो, ठीक है। अभी इसको मैं रीअरेंज करेगा, इसको मैं आगे लेके आ रहा है, सो दैट इज P20 इंटू x2 माइनस, इसको यहाँ पे रखा P10 इंटू x2 और इसको लास्ट में लेके गया, सो दैट इज प्लस P10, राइट। इन दोनों में से क्या कॉमन है? x2, सॉरी x2 इज कॉमन, तो x2 कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट में क्या रहेगा P20 माइनस P10 इन ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर आएगा x2 प्लस P10, दैट इज राउल्ट्स लॉ, ओके, दैट इज द फाइनल एक्सप्रेशन ओवर हियर, सिंपल, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस वी विल बी हैविंग सम प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, ठीक है। तो जैसे आगे जाएंगे हम लोग अनसॉल्व क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग अनसॉल्व क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे दैट टाइम यू विल ऑब्वियसली अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके। सो लेट्स एंड दिस कंसेप्ट, और अपना लास्ट वाला पार्ट जो सबसे पसंदीदा चीज़ है अपनी, दैट इज़ द ऑनलाइन क्लासेज जो आपको कमिट किया था, वी आर ऑलरेडी स्टार्टेड। 11th का बैच हमारा ऑलरेडी फुल स्विंग में चल रहा है, वी आर ऑल्सो फिनिश फर्स्ट चैप्टर। सो जो बच्चे अभी तक इंटरेस्टेड नहीं है, प्लीज़ गेयर अप जल्दी। आपको पता है कि कितना स्कोर मिलने वाला है, कहीं कहाँ पे एडमिशन होगा नहीं होगा, बट ऑब्वियसली अलॉन्ग विद दैट यू शुड स्टार्ट प्रिपरेशन एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। सो लॉकडाउन के इसमें रहो मत कि नहीं यार कंसेप्ट तो पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज ये CET एंट्रेंस एग्जाम 2 साल के बाद देना है, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक कि नहीं लॉकडाउन में 1 साल 6 महीना चले गए तुम्हारे, तो इसलिए 11th स्टैंडर्ड का 6 मंथ्स का पहले वाला सिलेबस नहीं या CET में नहीं आने वाला, JEE में नहीं आने वाला, वैसा तो नहीं होगा। सो ऑब्वियसली गॉट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इवन इफ योर कॉलेज स्टार्ट्स लिटिल लेट, okay। So 11th standard 12th standard IIT JEE NEET CET physics chemistry maths biology all the subjects we are covering। अगर कुछ भी डिटेल्स चाहिए रिलेटेड टू दिस कोर्सेज यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर और यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, ओके। बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कोर्स इज इट्स ऑनलाइन लेक्चर, घर पे बैठे बैठे पढ़ना है। बैच साइज ऑफ ओनली 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट्स के ऊपर ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं रहने वाले, दैट्स व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू हैव लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेस। लर्न फ्रॉम द बेस्ट फैकल्टी, सो सब बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ा रही है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी। फिजिबिलिटी टू ज्वाइन फॉर अ स्पेसिफिक टॉपिक, अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए ज्वाइन करना है तो भी वो आप कर सकते हो, जस्ट आपको वेल इन एडवांस हमें बता के रखना पड़ेगा। यू कैन ऑल्सो हैव अ डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स एंड अफोर्डेबल कोर्स फी स्ट्रक्चर, बहुत ही कोर्स फी स्ट्रक्चर बहुत ही कम है, यू कैन join us as early as possible, and these are the platforms where you can follow us। so we are present on a Facebook, so www.facebook.com/gameshastra, you can join this group, ठीक है, जहाँ पे क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑब्वियसली यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, सो यू कैन सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करो। आज मेरा बर्थडे गिफ्ट ही समझ के मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर लेके जाओ, जैसे अपना जर्नी आगे बढ़ेगा वैसे और वीडियोस बढ़ते जाएंगे, बिकॉज मुझे उतना मोटिवेशन मिलेगा, उतना मुझे भी लगेगा नहीं यार बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे लिए वेट कर रहे हैं आज वीडियो के लिए, तो एज अ बर्थडे गिफ्ट आप मुझे एक बर्थडे गिफ्ट दे दो यार, सर आज मैं आपका सब्सक्राइबर्स 900 के ऊपर तो क्रॉस कम से कम करें, या तो 1000 लेके ही जाते हैं सर कुछ भी करके। सो लेट्स सी वेदर यू हेल्प मी इन डूइंग दैट, एंड ऑब्वियसली वी हैव अवर प्रेजेंस ऑन इंस्टाग्राम, सो www.instagram.com/gameshastra, जहाँ पे मैं कुछ कोट्स डालता हूँ, कुछ अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री डालते रहता हूँ, जस्ट समथिंग अदर देन योर सिलेबस। एंड वी हैव आवर ओन वेबसाइट दैट इज www.gameshastra.com, जहाँ पे अभी तक कुछ बने हुए टॉपिक्स के नोट्स आर प्रेजेंट, धीरे धीरे बाकी भी सब अवेलेबल हो जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल एंड प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम एंड बाय बाय।